ज़्यादा आपका वेलकम है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में। इससे पहले कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करें, जो कि हमारी पीडीएफ में है ऑफ कोर्स, तो हम इससे पहले कि जावास्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट करें, मैं थोड़ा अपना सेटअप बना लेता हूँ। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एचटीएमएल पढ़ा था, सीएसएस पढ़ा था, तो अलग-अलग फ़ोल्डर में रखा था। तो सेम टू सेम मैं एक जावास्क्रिप्ट के लिए भी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इसे मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़े से चेंजेस करूँगा। सबसे पहले मैं थीम चेंज करूँगा, सेटिंग पे क्लिक करके और कमांड पैलेट में जाके और यहाँ पे कलर थीम लिख के कलर थीम, और मैं लूँगा वन डार्क प्रो डार्कर। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सा एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है और इसमें मैं बस एक दो पेज बना लेता हूँ। एक इंडेक्स डॉट एच नाम से बना लेता हूँ और एक स्टाइल डॉट सी नाम से बना लेता हूँ। और क्या करता हूँ मैं कि ये जो एच वाला पेज है इसमें थोड़े सा एच डाल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं लर्निंग JS। आई थिंक मेरे में कोई फॉर्मेटर लगा हुआ है, उसको मैं पहले रिमूव कर दूं। हाँ, अभी ठीक है। और मैं ये CSS की फाइल लगा देता हूँ इसमें। और थोड़ा ऐसे जूम कर देता हूँ ऐसे, और इसे मैं गो लाइव कर देता हूँ। हाँ, तो ये हमारा वेब पेज आ गया और थोड़ा सा मैं इसमें स्टाइल लगा देता हूँ। और यहाँ इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ जो कि होगी मेरी H1, और लिख देता हूँ लर्निंग JS। ठीक है, और उसको H1 को सिलेक्ट करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ और उसका फॉन्ट साइज में थोड़ा बढ़ा के 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेट। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले। अब हम दोबारा से वापस आते हैं इसमें और मैं ये CSS वाली फाइल बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अपनी PDF में आऊँगा और अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो हम पहले जान लेते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट है क्या, उसके बाद ही हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन की जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन है जो कि बोलती है जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंट मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें इसी डायग्राम में भी वही लैंग्वेज वो बता रखी है, एक लाइन की डेफिनेशन। और इसमें कुछ टर्म्स हाईलाइट कर रखे हैं पहले से। पहला है हाई लेवल, दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंट, और एक है मल्टी पैराडाइम, और एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये चार टर्म है, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो मैं जल्दी से अपने व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ और मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम हाई लेवल, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ हाई लेवल की बात। तो इससे पहले कि हम हाई लेवल की बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो तीन टाइप की होती हैं। या तो वो हाई लेवल होती हैं, या तो वो लो लेवल होती हैं, या वो हाई लेवल होती हैं, या फिर वो मिड लेवल होती हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है, इनको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हाई लेवल का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास जितनी भी तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। या तो वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, या होती है वो मिड लेवल लैंग्वेज, या फिर वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत क्लोज होती हैं और उनमें हमारे पास एडवांस फीचर नहीं होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गार्बेज कलेक्टर नहीं होता लो लेवल लैंग्वेजेस में, और जो होते हैं जो हमें मतलब लाइक जैसे हमें ड्राइवर्स बनाने हैं कंप्यूटर के, और हमें कुछ हार्डवेयर रिलेटेड मतलब बहुत ही क्लोजली हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ है, तो वो हम काम करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, और बहुत सारी इसमें फीचर्स होते हैं लो लेवल के। फिर आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसमें हमारे बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास मेमोरी कलेक्टर होता है, हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता है। इसमें हमें हाई लेवल लैंग्वेज में हमें हमें दिक्कत नहीं लेनी पड़ती, टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि हम अपनी मेमोरी कैसे अरेंज करेंगे अपने प्रोग्राम में। लो लेवल में आपको बहुत वो लेनी पड़ती है कि अपनी मेमोरी कैसे करोगे, आपको मेमोरी को बार बार फ्लैश करना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। फिर आती है हमारे पास एक मिड लेवल लैंग्वेज। मिड लेवल लैंग्वेज में क्या होती है, इनके पास दोनों की फीचर्स होती हैं, लो लेवल की भी और हाई लेवल की भी। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। लो लेवल ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कि ये वाली है। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। हाँ, इसकी बात करेंगे अब हम लो लेवल लैंग्वेज की, जो कि हमारे हार्डवेयर के बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो हमारे हार्डवेयर के क्लोज नहीं होती और उनमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर होते हैं। और ये क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ये बहुत ज्यादा प्रोग्राम फ्रेंडली होती हैं। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली होती है, मतलब कि हार्डवेयर फ्रेंडली। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहले लो लेवल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा, ऑफ कोर्स मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके एग्जांपल। तो पहले हम मिड लेवल देखते हैं। तो मिड लेवल में आती है आपकी सी और सी प्लस प्लस। ऑफ कोर्स हमें दोनों के बारे में पता है, तो हम बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें आती है आपकी असेंबली, असेंबली और मशीन कोड। ये दो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं, और मशीन कोड तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ऑफ कोर्स। और अब बात करेंगे हाई लेवल। हाई लेवल में आती है आपकी जावा स्क्रिप्ट, आपकी आती है पाइथन, और फिर आपकी आती है जावा और ईटीसी। तो आप देखोगे जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न लैंग्वेज है, और जो मिड लेवल है ऑफकोर्स उनमें दोनों की आपके पास फीचर्स होते हैं। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर होते हैं, मेमोरी गार्बेज कलेक्टर होता है और वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं। तो जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इस वाली डेफिनेशन में हमें यही बताया गया है कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंट और मल्टी पैराडाइम। तो इसके बारे में पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंट के बारे में। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट एक डिजाइन पैटर्न है हमारे पास, जो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। इसमें क्या होता है, जितनी भी चीजें होती हैं वो दो चीजों के अराउंड घूमती हैं। एक होती है क्लास और एक होती है ऑब्जेक्ट। इसको ऑफ कोर्स हम बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो, एक डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना लेते हो और उनके अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और नहीं आपने ये क्लास बनाया और इसके अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने नेम एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे कि शिवांक हो गया नेम। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया बाहर वाला, और इसके अंदर की एक क्लास हो गई ऑब्जेक्ट, और ये बाहर की क्लास हो गई हमारी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक डिजाइन पैटर्न है जो कि आपके क्लास और ऑब्जेक्ट के आसपास घूमता रहता है। इसके बारे में थोड़ा और बात डिटेल में करते हैं। ये सारी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है कि ये होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जावा स्क्रिप्ट अलाउ करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग को, तो ये एक, तो जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन भी करता है, तो पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग है। जावा भी अलाउ करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट को, तो जावा भी एक है। सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग है। लेकिन जो हमारी सी लैंग्वेज है, सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो उसको अलाउ नहीं करता। तो उसमें आप क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते सी लैंग्वेज में। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई होप ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी है। और अब हम तीसरी वाले की बात करेंगे, मल्टी पैराडाइम। तो मल्टी पैराडाइम, तो मल्टी पैराडाइम का मतलब भी सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग की तरह होता है। जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम, पैराडाइम का मतलब होता है डिजाइन, डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न को वो अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने एक कुछ देर पहले पढ़ा जिसका नाम था ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग, मतलब कि ऊप। और एक होती है हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एफपी लिखूंगा मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म उसकी।
और एक होती है हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, पीपी, मतलब कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। तो ये ऐसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं, और कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कुछ को अलाउ करती हैं और कुछ को नहीं करती। ऑफकोर्स बहुत सारे पैराडाइम होते हैं, लेकिन जो मेनली 3 थे वो मैंने बता दिए। अब एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट इन तीनों को एक साथ अलाउ करता है, ठीक है। और जो हमारी सी प्लस प्लस है, सी का एग्जांपल लेता हूं मैं। सी क्या करता है, फंक्शनल को करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं करता। तो जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो एक मल्टी पैराडाइम, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन पैटर्न और डिफरेंट डिफरेंट पैराडाइम को अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऑफ कोर्स क्या होगा, हाँ, और जो हमारा चौथा पॉइंट था वो था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये था हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता है कि जब भी हमें क्या होता है, हाँ, जब भी हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, जो हम लिखते हैं उसे वो बाइनरी कोड में चेंज कर देता है, और फिर जो हमारा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर होता है वो उसे समझ लेता है, ठीक है। तो ऐसे हो गई हमारी पूरी जावास्क्रिप्ट की पूरी एक डेफिनेशन, जो कि बहुत ही छोटी सी है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है ऑफ कोर्स। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे पढ़ लें। और यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर भी लिखे हैं जावास्क्रिप्ट के, और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है, देखो कि कोड कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन डेटा एंड फंक्शन। तो अच्छे से बता रखा है, यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से बता रखी हैं। और यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको और इसको आप पढ़ लें। और एक मैं थोड़ी जनरल बात करना चाहूंगा इसके बारे में, कि जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था HTML, फिर हमने पढ़ा था CSS, और अब हम पढ़ रहे हैं ऑफकोर्स JS। तो जो हमारा HTML होता है वो क्या करता है, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS को। और जब उस वेब पेज को, जो कि जिसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टाइल होता है, उसको जब हमें डायनेमिक बनाना होता है, फिर हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट का। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं इसका। मान लो कि एक बटन है, ठीक है, आपने HTML से एक बटन बनाया, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है। आपके पास एक बटन है, आपने HTML से एक बटन बनाया, फिर आपने उस बटन को स्टाइल कर लिया अपनी CSS से। लेकिन अभी क्या है, जब आपको उसमें कुछ डायनेमिक डालना होगा, मतलब कि आप चाहते हो कुछ इंटरेक्शन करें या फिर वो कुछ करें, फिर आप यूज करोगे जावा स्क्रिप्ट का, जब आपको उस बटन को इंटरेक्टिव बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें कि आप फॉर्म लेते हो, ठीक है, तो आप HTML से वो बनाओगे उसका बटन वगैरह, और फिर CSS से उसको स्टाइल वगैरह कर दोगे, ठीक है, उसे ग्रीन वगैरह कर दोगे, बैकग्राउंड वगैरह दे दोगे, और बटन आप ऑफकोर्स HTML से बनाओगे। लेकिन जब आप चाहते हो कि जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो इंफॉर्मेशन सर्वर में चले जाए, जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करो, तो ये क्या है, एक इंटरेक्शन है, मतलब कि एक एक्शन है। तो जब भी आपको अपने पेज में कुछ एक्शन चाहिए होता है, तो हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट का। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन या डेटा ब्राउजर से सर्वर में भेजना है, या फिर सर्वर से आपको कुछ डेटा लेके आना है, तो वो काम HTML और CSS नहीं कर सकता, वो काम आपका जावास्क्रिप्ट ही करेगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे लिए वेब डेवलपमेंट में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन लिखी है जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो आप पढ़ लेना। और मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। ऑफकोर्स अगर मैं उसको ज्यादा बड़ा ना कर दूं इंट्रोडक्शन को, बट एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक फाउंडर थे जो जावास्क्रिप्ट के फाउंडर हैं, ब्रेंडन इच नाम है उनका। तो 1995 में एक ब्राउजर था, नेटस्केप नाम था उसका। आई थिंक ये पहला ब्राउजर था कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हमारे पास। तो ये जो नेटस्केप था ये पहला हमारे पास ब्राउजर था। तो इनने एक डेवलपर हायर करा और इनने कहा कि आप एक लैंग्वेज बना दो हमारे ब्राउजर के लिए जो कि डायनेमिक हो। तो क्या हुआ, जो फाउंडर थे जावास्क्रिप्ट के, उनको सिर्फ 10 दिन दिए गए, उनको सिर्फ 10 दिन दिए गए, और उन्हें जल्दी जल्दी से एक लैंग्वेज बना दी जिसको आज हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी कि कैसे उन्होंने 10 दिन के अंदर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी। अगर आप गूगल में भी जाओगे ना, तो आप लिखोगे JS फाउंडर, तो इनका नाम आता है ब्रेंडन इच। तो इन्हें, और इसका अगर आप लिखोगे आगे 10 डेज, तो बड़ी अच्छी स्टोरी है कि इन्हें कैसे 10 दिन के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। तो इसको पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो। लेकिन ठीक है, मतलब छोटी सी स्टोरी है, मतलब
मैंने बता दिया ऐसी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ ली वाली बात की क्या होती है जावास्क्रिप्ट और क्यों होती है जावास्क्रिप्ट, और अब हम पढ़ेंगे कि वाई लर्न जावास्क्रिप्ट, कि हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी क्यों चाहिए। तो इससे पहले कि हम जावास्क्रिप्ट सीखें तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको डायनेमिक पेज बनाना है और वगैरह वगैरह। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वही सारी बातें लिखी होंगी कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न है, जावास्क्रिप्ट हाई इन डिमांड है, और यूजर फ्रंट एंड नहीं हर जगह यूज हो सकती है, और वगैरह वगैरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी होगी जावास्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा इसको कुछ ऐसे कि आप जावास्क्रिप्ट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में आपके पास होता है रिएक्ट जेएस, जो कि बहुत फेमस इसका वो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। फिर आता है आपके पास एंगुलर जेएस, फिर आता है आपके पास व्यू जेएस, फिर आपके पास आता है कौन सा आता है नेक्स्ट जेएस, और काफी सारे इसके फ्रेमवर्क वगैरह है, लेकिन मैं थोड़े से लिखता हूँ। और फिर हम बात करेंगे बैकएंड के फ्रेमवर्क के बारे में। इसके बाद बैकएंड में हमारे पास होता है नोड जेएस, और होता है हमारे पास एक्सप्रेस जेएस। और फिर अब हम बात करते हैं, फ्रंट एंड की बात कर ली हमने, बैक एंड की बात कर ली, हम बात कर लेते हैं मोबाइल के बारे में। तो मोबाइल में भी इसका एक वो होता है फ्रेमवर्क जिसका नाम होता है रिएक्ट नेटिव। और फिर हम बात करते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप में हमारे लैपटॉप आ जाते हैं, हमारे कंप्यूटर आ जाते हैं। तो जो डेस्कटॉप होता है उसमें इसका होता है एक इलेक्ट्रॉन जेएस नाम का फ्रेमवर्क। और सिर्फ यहीं पे नहीं, इसका एक होता है एआई। एआई में भी इसका एक फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम आई थिंक है टेंसर फ्लो जेएस। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा कॉपी करूं, यहाँ लाके पेस्ट कर दूं, तो जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू करोगे तो आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप फ्रंट एंड बना सकते हो। अगर हम यहाँ देखो तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड बना सकते हो, आप रिएक्ट जेएस सीख सकते हो, आप एंगुलर जेएस सीख सकते हो, आप व्यू जेएस सीख सकते हो, आप नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो। बहुत सारे फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है जिनको आप सीख के और काफी कुछ बना सकते हो। तो मतलब आप फ्रंट एंड में तो आप एक्सपर्ट हो गई। फिर बात आती है बैक एंड की। जैसे ही आपने जावास्क्रिप्ट सीखी, आप नोड जेएस सीख के, आप एक्सप्रेस जेएस सीख के आप क्या कर सकते हो, बहुत ही बड़े बड़े आप बैकएंड बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से, और बहुत अच्छे। लेकिन फिर आपका मन करा नहीं नहीं मैं मोबाइल ऐप बनाता हूँ, तो आप इससे क्या है, आप मोबाइल की ऐप भी बना सकते हो। रिएक्ट नेटिव नाम की एक फ्रेमवर्क आता है जावास्क्रिप्ट का, जो कि आपके क्या है मोबाइल की एप्स बनाता है। फिर आपका मन कर रहा है नहीं नहीं मैं डेस्कटॉप की ऐप बनाता हूँ, तो आप इससे क्या है डेस्कटॉप की ऐप भी बना सकते हो। तो आप क्या है इलेक्ट्रॉन जेएस नाम के एक फ्रेमवर्क से डेस्कटॉप की ऐप भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट को यूज करके। फिर आपका मन कर रहा है नहीं नहीं मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखना चाहता हूँ। तो आप क्या है जावास्क्रिप्ट से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख सकते हो टेंसर फ्लो जेएस डॉट नाम के फ्रेमवर्क से। तो आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, और जावास्क्रिप्ट से वेब में नहीं हर जगह यूज होता है। इसलिए इसको सीखना और इसको एक टाइम देना एक बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल बात होगी आपके लिए, जावास्क्रिप्ट सीखना और इसको एक टाइम देना। तो यहाँ पे जो है ना वाई लर्न जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे भी सब कुछ ये बता रहेगा कि क्यों सीखना चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात जावास्क्रिप्ट की ये कि हमेशा ये हाई डिमांड में रहती है। आप चाहे आप रिएक्ट सीखो, ठीक है, चाहे आप रिएक्ट सीखो फ्रंट एंड में, या आप नोड जेएस सीखो बैक एंड में, या फिर आप ये रिएक्ट नेटिव सीखो, मैं ये तीन बता रहा हूँ ये बहुत फेमस है। तो आप अगर इनको सीखोगे तो हमेशा जावास्क्रिप्ट क्या है हाई डिमांड में रहता है। और ये फ्रेमवर्क होते कुछ नहीं है, ये फ्रेमवर्क होते हैं हमारे 100% जावास्क्रिप्ट। इनका कोई नया फीचर नहीं होता, इनमें कुछ नया नहीं होता। जो चीज जावास्क्रिप्ट में होती है उसी को थोड़ा चेंज करके इनके अंदर डाल दिया जाता है, और इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे हम फ्रेमवर्क हमारे बनते वगैरह हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समझ लिया कि क्यों हमें जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, हमने देख लिया अलग अलग जगह पे यूज होता है, और यहाँ पे इसमें डायग्राम में दे भी रखा है। तो अब हम थोड़ा बात करेंगे दो चीजों के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट, एक्मास्क्रिप्ट इंटरनेशनल एंड एक्मास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने थोड़ी कुछ देर पहले बात कर ली कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि अलाउ करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंट को, और एक मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन, तो जावास्क्रिप्ट क्या है हमने पता कर लिया। अभी हम 2 चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। एक है हमारा ECMAScript इंटरनेशनल और एक है हमारा ECMAScript। तो क्या हुआ था कि 90s में जावास्क्रिप्ट के पास स्टैंडर्ड नहीं थे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को बहुत जल्दी बनाया गया था, एकदम 10 दिन के अंदर। तो उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें नहीं थी। तो जो उसके फाउंडर थे ब्रेंडन, उनको समझ में आ गया था कि हमें जावास्क्रिप्ट को वर्जन्स या फिर रिलीज देने पड़ेंगे, ताकि हम उसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहें बार बार। स्टार्टिंग में तो जावास्क्रिप्ट में ऑफकोर्स इफ एल्स लूप्स भी नहीं थे, इफ एल्स स्टेटमेंट भी नहीं थे, और बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में नहीं थी स्टार्टिंग में, क्योंकि 10 दिन के अंदर इंसान कैसे ही बनाएगा कोई लैंग्वेज। तो उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में बहुत छोटी लैंग्वेज बना दी थी। तो इसलिए क्या किया गया कि 1996 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है ECMAScript इंटरनेशनल। इसका काम क्या था कि इसको जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड बनाते और नई नई चीजें ऐड करनी थी जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए इनने एक और चीज रिलीज करी जिसका नाम है ECMAScript। ECMAScript क्या होता है हमारा? ECMAScript होते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। स्टैंडर्ड कह लो या फिर रिलीज कह लो, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, स्टैंडर्ड ऑफ JS। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जावा ECMAScript में वर्जन निकालना शुरू करे। सबसे पहले इन्होंने 1996 में निकाला ES1, और फिर ऐसी करके ES2, और कुछ साल बाद ES3 और ES4, और फिर ऐसे ही इन्होंने निकालते रहे हर साल, कुछ कुछ साल बाद। तो मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पहली वाली चीज क्या है, जावास्क्रिप्ट। फिर क्या है, ECMAScript इंटरनेशनल क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड बनाती है हमारे जावास्क्रिप्ट के। ठीक है। और फिर ECMAScript क्या है, ECMAScript स्टैंडर्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट के। अब अगर आप वापस से हमारी इसमें आओ PDF में, तो उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि ECMAScript क्या है और वगैरह वगैरह। और अब यहाँ पे हमें दे रखे हैं कि ECMAScript के मतलब कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से रिलीज हैं या फिर स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप देखोगे 1997 में सबसे पहला ES1 आया था, फर्स्ट एडिशन उसका। फिर ES2 आया था 1998 में। फिर आप देखोगे ES3 आया था 1990s में। और फिर ES4 जो कि कभी रिलीज ही नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ था, बट नहीं हुआ था। फिर ES5 आया था 2009 में। ठीक है। इसमें आप अगर आगे देखोगे तो उसमें दे भी रखा है कि उसमें क्या क्या चीजें ऐड करी गई थी। देखो, डू वाइल लूप तो 1990s में ऐड करा गया था, जो अभी मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि डू वाइल लूप ही नहीं था पहले जावास्क्रिप्ट में। और देखो बहुत सारी चीजें कि क्या क्या चीजें ऐड हुई है बाद में। और आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो कि बाद में ऐड हुई है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल भी है, क्योंकि वो हल्के हल्के अपने आप को बहुत मॉडर्न बना रहा है जावास्क्रिप्ट। फिर आप देखोगे ES6 जो कि हुआ था 2015 में। तो जो ये ES6 था जो कि 2015 में रिलीज हुआ था, इसके अंदर सबसे ज्यादा बड़े अपडेट थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो जावास्क्रिप्ट थी उसको पूरा का पूरा बदल दिया गया था 2015 के अंदर, जब आपका रिलीज हुआ था ES6। इसीलिए कई बार आप इंटरव्यू में बैठोगे या किसी से बात करोगे जावास्क्रिप्ट डेवलपर से, तो आपसे पूछेगा कि आपको ES6 आता है, मतलब कि आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आती है। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीखना भी बहुत सारा जरूरी है। फिर क्या हुआ कि 2015 के बाद से जो ECMAScript इंटरनेशनल है, उन्होंने क्या कहा कि देखो हम क्या करते हैं ना, जब हम बहुत साल बाद चीजें निकालते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा अपडेट आ जाते हैं लैंग्वेज में। तो उन्होंने क्या करा, अब से हम क्या करेंगे, हम हर साल निकालेंगे। तो उसके बाद से उन्होंने हर साल निकालना शुरू कर दिया। देखो 2015, फिर 16 में निकाला, फिर 17 में उसके रिलीज निकाले, फिर 18 में निकाले, और फिर 19 में निकाले, और देखो फिर 20 तक निकाले हैं। और आई थिंक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या फिर अभी, तो 2021 वाले भी अपडेट आ चुके होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं और क्या क्या इनमें अपडेट आते रहते हैं ECMAScript में। तो आई होप ये समझ गए होगे कि ECMAScript क्या है, स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट के। और इसमें ये ES6 को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार इंटरव्यू में या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको पता है कि ES6 क्या है, और ES6 आपको आता है या नहीं आता। तो आप ऑफकोर्स बताओगे कि हाँ मुझे ES6 आता है, उसके जावास्क्रिप्ट के जो नए नए फीचर्स हैं जो ES6 में इंट्रोड्यूस करे गए थे वो मुझे आते हैं। तो ऐसे करके छोटी सी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कोडिंग कर लेते हैं, हमने बहुत बात कर ली है। तो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के बारे में, या फिर मैं कहूँ कि कैसे हम अपने पेज में जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हैं।
तो जैसे कि हमने CSS में देखा था, एक इंटरनल CSS होती थी, एक होती थी एक्सटर्नल CSS और एक होती थी इनलाइन CSS। तो सेम टू सेम हमारे पास दो तरीके की जावास्क्रिप्ट है, एक है हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक है हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो दोनों को हम देखते हैं कि हम दोनों को कैसे हम लगा सकते हैं अपने वेब पेज में या फिर अपनी HTML फाइल में। तो सबसे पहले मैं आऊंगा अपने HTML पेज में, जो कि मेरे पास कुछ ऐसा दिखता है। तो जब मुझे इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगानी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हेड में आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपने हेड में मेरा मतलब है HTML के हेड में, और यहाँ पे आपको आके आपको एक टैग लगाना पड़ेगा जिसका नाम होता है स्क्रिप्ट। और नॉर्मल से आप इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, कुछ नहीं, कोई बहुत बिग डील नहीं है। आपको अपने HTML के हेड में आना है, हेड के अंदर आपको एक स्क्रिप्ट टैग लगाना है और खोलना है बंद करना है, और जैसा आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखते हो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये हो गई हमारी इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। तो जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती है उसके लिए आपको पहले एक डिफरेंट फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक डिफरेंट फाइल बनाऊंगा इसी फोल्डर के अंदर, और उसको मैं नाम दूंगा lecture1.js। .js एक्सटेंशन होती है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स की, .js, और आप एंटर करोगे तो देखोगे यहाँ पे भी लिखा रहा है JS। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल JS। तो दो तरीके की जावास्क्रिप्ट होती है हमारे पास, एक होती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इंटरनल वाली आप तो कभी यूज ही मत करना, क्योंकि वो आपके HTML पेज को बहुत बड़ा कर देगा। मान लो कि आपकी 400 या 700 लाइन की आपकी HTML है और आपकी 1000 या 2000 लाइन की आपकी जावास्क्रिप्ट है, तो क्या होगा, आप एक ही पेज में देखोगे बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी और बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करें। ऑफकोर्स मैंने अभी ये जावास्क्रिप्ट को इसमें इंक्लूड नहीं करा है इस फाइल में, इसलिए अगर मैं यहाँ पे जो भी करूंगा ये कुछ एक्शन नहीं लेगा। तो क्या करते हैं, इस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को हम इंक्लूड करते हैं अपनी इस HTML फाइल में। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, जो आपके पास बॉडी टैग है उसका जो एंडिंग टैग है उसके ऊपर आपको इसको लगाना होता है। आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट SRC वाला है उसमें एंटर मारना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमने पहले भी बात करी है HTML में SRC क्या होता है। SRC क्या होता है, सोर्स होता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी वो फाइल कहाँ है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ है। तो ये हमने पहले ही बात करी है, डॉट और स्लैश लाके हम पाथ देते हैं, और ये रही मेरी JS की फाइल lecture1.js। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और सेव कर लूंगा। अब जो मेरी ये एक्सटर्नल फाइल है ये मेरी हो चुकी है इंक्लूड इस जावास्क्रिप्ट इस HTML पेज में। और अब से मैं ये एक्सटर्नल JS यूज करूंगा, इंटरनल JS में यूज नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इंटरनल JS, और इसे कमेंट कर देता हूँ HTML वाला। और यहाँ पे मैं एक और कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ lecture1.js, और इसे वो कर देता हूँ कमेंट। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे कंसोल